स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जब हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन का एक चार्ट बनवाया था, दिखाना जरा। ये चार्ट क्लासिफिकेशन का, जिसमें हमने स्टैंडर्ड्स को दो कैटेगरीज में बांटा था, क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड SQC1 जो कौन से लेवल पर अप्लाई होता है? एप्लीकेबल एट द फर्म लेवल। तो अब हमारे पास एक तो क्वालिटी कंट्रोल का पेरेंट स्टैंडर्ड है SQC1 और दूसरा हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है SA220। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको समझना है। SQC1 ये एक फर्म लेवल के ऊपर क्वालिटी की बात करता है। दैट मीन्स ये किसी भी स्पेसिफिक एंगेजमेंट की बात नहीं करता। SA220 एंगेजमेंट लेवल के ऊपर क्वालिटी की बात करता है। तो इसका मतलब ये निकलता है ये स्पेसिफिक एंगेजमेंट की बात करता है। नो, अब इन फर्म लेवल को और एंगेजमेंट लेवल को समझने की जरूरत है। ये है क्या? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है XYZ एंड एसोसिएट्स। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ऑडिट सर्विसेज रेंडर करती है, रिव्यू की सर्विसेज रेंडर करती है, अदर एश्योरेंस सर्विसेज रेंडर करती है और कुछ रिलेटेड सर्विसेज भी रेंडर करती है। ये एक CA फर्म हो गई। नाउ क्या इस CA फर्म को अपनी सारी एंगेजमेंट्स के लिए क्वालिटी प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्वालिटी प्रोसीजर्स में क्या क्या बातें आ जाएंगी? नंबर 1, क्या इस फर्म को अपने ह्यूमन रिसोर्स को, अपने स्टाफ को एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। जो भी ये काम करते हैं उनका एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन दे नीड टू मेंटेन और नोट। यस, क्या इनको अपनी पूरी फर्म और उसके स्टाफ मेंबर की एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर्स बनाने चाहिए? जी हां। अब ये तो बात हो गई जब मैं किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के रेफरेंस में क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। मैं किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के रेफरेंस में क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। अब आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी फर्म को एक ऑडिट मिलती है। किसकी? मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। किसी भी कंपनी का नाम ले लो, किसी भी कंपनी का। क्या इसकी ऑडिट को करते वक्त इस फर्म को कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स अप्लाई करने चाहिए? क्या इस फर्म की, इस कंपनी की ऑडिट के लिए इनको एक एंगेजमेंट टीम बनानी चाहिए? एंगेजमेंट टीम के जो मेंबर्स हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। वेयर एवर रिक्वायर्ड, एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के काम की एलोकेशन उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से होनी चाहिए। जब मैं एक पर्टिकुलर ऑडिट के दौरान क्वालिटी की बात करता हूं तो इसका मतलब मैं एंगेजमेंट लेवल पर बात कर रहा हूं या मैं फर्म लेवल पर बात कर रहा हूं। जब मैं एक पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट के दौरान, एक पर्टिकुलर ऑडिट के दौरान मैं एंगेजमेंट लेवल पर क्वालिटी की बात कर रहा हूं या फर्म लेवल पर? एक ऑडिट के लिए
भोपाल गलत है, अंधेरी गलत है, मुजफ्फरपुर ठीक है, माल रोड ठीक, इंदौर ठीक, जनकपुरी ठीक, माल रोड, वाशी, उज्जैन गलत हो गए, जालंधर ठीक हो गए। एंड सूरत ठीक है, पारकैंड, उदयपुर, श्रीनगर, जबलपुर बिल्कुल ठीक है, अंबाला गलत। अंबाला, अहमदनगर और कुछ और सेंटर कहने की ये फर्म लेवल है। एक पर्टिकुलर ऑडिट को कर रहे हो आप, दिस इज नोन एज एंगेजमेंट, दिस इज नोन एज एंगेजमेंट। जब आप किसी पर्टिकुलर ऑडिट की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर रिव्यू की बात नहीं कर रहे, आप सिंपल ये कहते हैं कि फर्म के अंदर क्वालिटी अप्लाई करनी है। हमारे पास कोई भी एंगेजमेंट आती है, एनी एंगेजमेंट, हमें एक टीम बनानी होगी, टीम में पर्सन्स अप्रोप्रिएट रखने होंगे, उनके काम को सुपरवाइज करना होगा, उनके काम को रिव्यू करना होगा, उनके काम को हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना होगा, एक अप्रोप्रिएट ओपिनियन बनानी होगी। नाउ जब मैं किसी पर्टिकुलर एंगेजमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ओवरऑल सारी एंगेजमेंट के लिए, ओवरऑल सारी एंगेजमेंट्स के लिए मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है, देन वो फर्म लेवल हुआ या एंगेजमेंट लेवल हुआ, वो फर्म लेवल है। मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑडिट के पेपर की तैयारी कैसी करनी चाहिए, ऑडिट के पेपर की तैयारी कैसी करनी चाहिए। मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बताए कि आपको मेन बुक पढ़नी है, आपको क्लास नोट्स पढ़ने हैं, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं कि जब आप प्रोफेशनल एथिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर के अंदर काउंसिल जनरल गाइडलाइंस के अंदर गाइडलाइन नंबर 3 के ऊपर आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर के अंदर जब मैं एक एक पर्टिकुलर चैप्टर की बात करने लग जाता हूं आपसे, देन इट इज व्हाट, मैं आपसे एंगेजमेंट लेवल की बातें कर रहा हूं, और जब मैं आपसे पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, देन इट इज फर्म लेवल। तो जो क्वालिटी हम बात करते हैं एक पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के रेफरेंस में रहकर, वो फर्म लेवल कहलाता है। लाइक एग्जांपल ले सकते हैं आप एक मेडिकल प्रोफेशन का। मेडिकल प्रोफेशन के अंदर भी क्या आप एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रीटमेंट या एक डॉक्टर की बात करें, दोनों में अलग अलग तरीके से विश्वास करते हैं। एक हॉस्पिटल अच्छा हो सकता है उसका डॉक्टर अच्छा ना हो कोई पर्टिकुलर, या हॉस्पिटल अच्छा ना हो बट उसका कोई पर्टिकुलर डॉक्टर बहुत अच्छा हो। हॉस्पिटल लेवल के ऊपर क्वालिटी क्या है, वो फर्म लेवल आ जाएगा। एक पर्टिकुलर केस में किस तरीके से काम किया गया, दैट इज व्हाट, एंगेजमेंट लेवल। जब किसी हॉस्पिटल का कोई इंसिडेंट होता है, जैसे आज से 1-1.5 साल पहले की बात है, ठीक, जो मैक्स हॉस्पिटल है दिल्ली में शालीमार बाग में, उसको बंद कर दिया गया था कुछ दिन के लिए कि वहां पर कुछ डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस सामने आई थी। एक पर्टिकुलर केस में एक बच्चे को कह दिया गया कि इसकी डेथ हो चुकी है, जबकि वो अलाइव था। ये हॉस्पिटल की गलती थी या पर्टिकुलर डॉक्टर की गलती थी? ये एक पर्टिकुलर एंगेजमेंट लेवल पर गलती हुई थी या एक पूरे फर्म लेवल पर गलती हुई थी? ये गलती किस लेवल के ऊपर हुई थी? एंगेजमेंट लेवल के ऊपर हुई थी, हॉस्पिटल लेवल पर थोड़ी हुई थी। तो बाद में हॉस्पिटल का लाइसेंस वापस री इशू कर दिया गया। हां, डॉक्टर का लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया, डॉक्टर का लाइसेंस परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। तो अब इसी तरह से कि जब मैं आपके साथ एक फर्म लेवल की बात करता हूं या मैं आपसे एक एंगेजमेंट लेवल की बात करता हूं, तो जो हमारी एक प्रैक्टिशनर फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसके अंदर कोई आर्टिकल हायर किए जाते हैं, नए असिस्टेंट हायर किए जाते हैं, तो या जो पार्टनर है, उन सारों की नॉलेज अपडेशन,
उन सारों के काम की डिवीजन, कैसे टीम बनाई जाएंगी, एथिकली हमें कैसे काम करना है, जो एक जनरल है, जो पूरी फर्म के ऊपर अप्लाई होता है, किसी पर्टिकुलर ऑडिट की हम बात नहीं कर रहे, दैट इज कंसीडर्ड एज द फर्म लेवल। फर्म लेवल पर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का अप्लाई होना। और दूसरा है एंगेजमेंट लेवल के ऊपर। इंडिविजुअल सीए हो तो उसका तो फर्म और एंगेजमेंट एक ही बात आ जाएगी, लेकिन वहां पर भी डिफरेंस आएगा। मान लीजिए मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाता हूं, मैं एक प्रोप्राइटरशिप फर्म बना ली मैंने सीए की। अब मेरी इस फर्म में मुझे कुछ आर्टिकल रखने हैं। अब कुछ आर्टिकल को हायर करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो प्रॉपरली ट्रेंड हो, ताकि वो मेरे क्लाइंट का काम प्रॉपर तरीके से कर पाए। मैं उनकी एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग को इंश्योर करना चाहता हूं, तो मैं फर्म लेवल पर बात कर रहा हूं या मैं एंगेजमेंट लेवल पर बात कर रहा हूं। मैं अब एक प्रोप्राइटरशिप सीए फर्म का प्रोप्राइटर हूं, मैं अपने आर्टिकल्स की नॉलेज को अपडेट करने के लिए उनकी एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग करवा रहा हूं, ताकि वो मेरे सारे क्लाइंट्स का काम एप्रोप्रिएट तरीके से करे। तो मैं फर्म लेवल पर बात कर रहा हूं या एंगेजमेंट लेवल पर? आई एम टॉकिंग एट द फर्म लेवल। लेकिन जब मेरे पास एक ऑडिट आ गई एबीसी लिमिटेड नाम की एक कंपनी की, मैंने एक टीम बनाई, 2 आर्टिकल की प्लस में 3 पर्सन मिलकर के जाकर के ऑडिट करेंगे। मैं अपने उन दोनों आर्टिकल को समझा रहा हूं, डेटर ऐसे चेक करने हैं, क्रेडिटर ऐसे चेक करने हैं, आपको यहां यहां पर कंसल्टेशन लेनी है, इस चीज के इतने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने हैं, आपके काम को मुझे रिव्यू करना है। ये सारी वर्किंग क्या है फिर एबीसी लिमिटेड के रेफरेंस में? मैं एबीसी लिमिटेड की ऑडिट के रेफरेंस में अपने 2 आर्टिकल को ये सारी बातें समझा रहा हूं। दैट इज व्हाट क्वालिटी एट द एंगेजमेंट लेवल। क्वालिटी एट एंगेजमेंट लेवल। आई होप कि फर्म लेवल और एंगेजमेंट लेवल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। जी, हर सीए के हर काम के ऊपर लगता है। नो, अब जब हम बात करते हैं कौन कौन सी क्वालिटी हमें अप्लाई करनी है, कौन कौन से हमारे क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स है। नंबर 1 हमारा पहला प्रोसीजर है, मैं आपको इसकी नोटिंग कराता हूं, साथ साथ आपको डिस्कशन कराऊंगा इसका कुछ पार्ट साथ साथ आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसकी बुक में से रीडिंग करा दूंगा। बड़े जनरल टॉपिक्स हैं। SQC 1 एंड SA 220। SQC 1 का नाम है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म audits and reviews of historical financial information and other assurance and related services engagement. Jodhpur, in case of proprietor CA, if knowledge regarding a special type of entity is being given, special firm level आएगा जोधपुर में। SA 220 अच्छा, मुजफ्फरनगर वाले बच्चों का एक मैसेज था मेरे पास, ब्रेक में मैंने वहां के सेंटर ओनर से बात की थी, तो आपके यहां पर MCQ की जो बुक है वो कह रहे थे गलत आ गई है, इंटर की किताब चली गई है, तो मैं कल बुक्स डिपार्टमेंट में कहकर उसको करेक्ट कराता हूं जो भी प्रॉब्लम है।
ठीक है मुजफ्फरनगर। और बाकी मैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज जो चल रहे हैं वो एलएमएस पर अपलोड करा दूंगा। हमारे यहां तो आई नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहां की भी प्रॉब्लम देख लूंगा। ठीक है उदयपुर उज्जैन। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया है सामने निकलकर। पेन कहां गया मेरा ब्लू वाला, ये रहा। ऑडिट फॉर द फर्म्स। बेटा चार्ट आप लोगों के एलएमएस पर आएंगे। SQC1 is a parent standard that requires implementation of quality control procedures at firm level to ensure that firm and its personnel comply with professional standards, legal and regulatory requirements. And B, appropriate reports are being issued. कब आएंगे चार्ट? अहमदनगर अपना एलएमएस खोलो, आपको एलएमएस पर चार्ट ऑलरेडी मिल जाएंगे। पार्क एंड बेटा रिवीजन वीडियो ऑलरेडी डली हुई है पुरानी। तो अजमेर कल लाइव है? नहीं, लाइव हमारी मुलाकात होगी अब। कब होगी? संडे को 800 की सीरीज से पहले, 800 की सीरीज में। ऐसे 220 requires the implementation of quality control procedures at engagement level. At engagement level to ensure audit is conducted in accordance with standard on auditing
अब यहां पर हम पर्टिकुलर ऑडिट पर आ गए, एंड ऑडिट रिपोर्ट इशूड is appropriate. Audit report issued is appropriate. ये दोनों के बीच का प्राइमरी डिफरेंस आपके सामने आ गया। प्रोसीजर्स हैं क्या क्या, मैं उनके आपको नाम लिखवा देता हूं, फिर उनकी डिस्कशन मैं आपको बुक में से करा दूंगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर्स हैं। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स इंक्लूड, नंबर 1, leadership responsibilities, number 2, ethical requirements, number 3, independence compliance, number 4, acceptance and continuance of client relationship, client relationship, human resource management, oblique assignment of engagement teamwork, engagement performance with respect to direction and supervision of review work, review of work। जी फरीदाबाद काफी हद तक सिमिलर है, बट लेवल का फर्क आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं है। कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट आ जाएगा मॉनिटरिंग। जी सूरत, दोनों के लिए है ये रिक्वायरमेंट्स। प्रोप्राइटरशिप के केस में एंगेजमेंट लेवल, जब मैं किसी ऑडिट के ऊपर कर रहा हूं, मुझे ऑडिट मिली एबीसी लिमिटेड की, उसके रेफरेंस में मैं अपने आर्टिकल के काम को रिव्यू करता हूं, दैट इज व्हाट, एसए 220। जी उज्जैन, आपने सब सही बताए, बिल्कुल। अब आप कह रहे हैं आपको शाबाशी दो, बेटा जब नंबर लेकर आओगे ना तब मिलेगी शाबाशी। चैप्टर 3 एलएमएस पर वो डालना है अभी,
कितने लाने हैं? अच्छा, कितने लाने हैं? चैलेंज लेना चाह रहे हो? बताओ कितने लाओगे, ये बताओ फिर। 80 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 70 प्लस भी अच्छे हैं। किसी के आए हैं इतने, हाल फिलहाल में तो देखे नहीं। चलो अब जरा मैं इन प्रोसीजर्स को आपको एक बार बुक में से रीड करा दूं। कह रहे हैं 60 पे फाइनल कर लो। 60 प्लस बहुत अच्छे नंबर हैं। पेज नंबर 1.21 निकाल लो। माल रोड में कह रहे हैं शोभित 80 प्लस लेकर के आएंगे। गुड, अच्छी बात है। भवानीपुर ये कह रहे हैं 40 प्लस। कमाल करते हो। चलो जी चलो, 40 नंबर तो बेटा घर बैठकर पढ़ लेते ध्यान से तो भी आ जाते। अब फीस दे करके हर रोज क्लास में आते हो जाते हो, तब भी 40 लाओगे। कमाल करते हो। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक ऑडिट के काम में जो एक एंगेजमेंट टीम बनाई जाएगी, उस एंगेजमेंट टीम में लीडर का रोल कौन प्ले करेगा? उस टीम में जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा वो, या टीम में जो असिस्टेंट है, आर्टिकल है, वो? बताएं जी। पेज नंबर 1.21। हु विल प्ले द रोल ऑफ लीडर? एंगेजमेंट पार्टनर। Engagement partner to take the responsibility for overall quality on each audit engagement assigned to him or her. As a part of this responsibility, engagement partner अपनी टीम को emphasize करेगा इन बातों पर। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, लीगल रिक्वायरमेंट की कंप्लायंस करनी है, जो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज बनाई गई है, उनका पालन करना है। ऑडिट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट बनाई जाएगी बेस्ड अपॉन द ऑडिट एविडेंसेस जो हमने कलेक्ट किए हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स, एज द केस में भी। कोई भी कंसर्न ऑडिट के दौरान आपको नजर आता है, विदाउट एनी फियर रेज दैट कंसर्न। क्वालिटी सबसे जरूरी है और इनडिस्पेंसेबल, मतलब कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी उज्जैन, पॉइंट नंबर 2, एथिकल रिक्वायरमेंट। कहां पढ़ी थी? एथिकल रिक्वायरमेंट कहां पर पढ़ी है? एसए 200 में। कौन कौन सी थी? कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से 5 नाम बताओ। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। राइट। एंगेजमेंट पार्टनर को अलर्ट रहना है फॉर एनी एविडेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय एंगेजमेंट टीम थ्रू इंक्वायरी, और उनके काम को ऑब्जर्व करके। यदि कोई भी नॉन कंप्लायंस उसको नजर आती है, उसको क्या काम करना है? कंसल्ट अदर्स इन द फर्म एंड डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन। लाइक हमें पता चलता है एक हमारी एथिकल रिक्वायरमेंट थी एंड दैट एथिकल रिक्वायरमेंट वाज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। हमारी टीम का एक मेंबर हमारे क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहा है आउटसाइडर को। क्लाइंट ने कंप्लेंट की है, हमें क्लाइंट ने कंप्लेंट की है। मैंने उसकी वर्किंग को ऑब्जर्व किया और देखा कि वो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा है किसी पेपर पर। व्हाट वी नीड टू डू?
मैं अपनी फर्म के दूसरे पार्टनर से बात करूंगा एंड डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन। बताओ क्या एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए मेरा इस आर्टिकल के ऊपर। हाँ, गलत बात है उदयपुर, हमारा क्या एप्रोप्रिएट एक्शन होना चाहिए? टॉक टू हिम, स्टाइपेंड रोक दो, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, फॉर्म 108, आईसीएआई को बोलो छुट्टी कैंसिल कर दो, निकाल दो। सबसे पहले तो इसको इस एंगेजमेंट से सेपरेट कर देना चाहिए। क्या सबसे पहले इसको इस एंगेजमेंट से हटा देना चाहिए? बाकी सब बातें बाद में है। जो आपको उस समय के हिसाब से बेस्ट एक्शन नजर आता है वो आप लीजिए। एक्सटेंशन लगा दो 6 महीने की, जो भी एप्रोप्रिएट लगता है। इंडिपेंडेंस, क्या हमें कोई भी असाइनमेंट मिलती है, यहां पर ऑडिट के रेफरेंस में बात करूंगा, एसक्यूसी में जनरल बात करूंगा, कोई भी हमें एंगेजमेंट मिलती है तो क्या हमें उस एंगेजमेंट के रेफरेंस में यह देखना चाहिए कि क्या हम इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करा पाएंगे? जैसे मान लीजिए हमें एबीसी लिमिटेड नाम की एक ऑडिट मिलती है, हमने उस ऑडिट को एक्सेप्ट कर लिया एंड देयर आफ्टर एक्सेप्ट कर लिया, मुझे कहीं पे इंडिपेंडेंस पे खतरा नहीं नजर आया, बट लेटर ऑन आई केम टू नो कि इस कंपनी के कुछ शेयर्स पब्लिक में इशू हुए थे आज से 4 साल पहले और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी खरीदे थे, तो क्या मुझे अपनी टीम के सारे मेंबर से पूछना चाहिए क्या हमारे क्लाइंट के शेयर हैं किसी के पास? वी केम टू नो, हमें पता करना है कि क्या किसी ने क्लाइंट के शेयर खरीदे हुए हैं, कोई इंडेटेडनेस है, कोई गारंटी है, क्या उस क्लाइंट कंपनी में कोई डायरेक्टर है हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का कोई पार्टनर या उसका कोई रिश्तेदार। I need to obtain the information from all partners of my firm. I came to know एक पार्टनर की वाइफ ने आज से 10 दिन पहले कंपनी के 1 लाख रुपए से ऊपर के शेयर खरीदे हैं। एक पार्टनर की वाइफ ने कंपनी के आज से 10 दिन पहले 1 लाख रुपए फेस वैल्यू से ऊपर के शेयर खरीदे हैं। क्या करें? क्या हमारी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है? क्या हमारी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है 1 लाख से ऊपर? जी हां, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन आ रही है। टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट द थ्रेट। आपको एक कंक्लूजन बनाना है, क्या आप इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पा रहे हैं? इसके लिए फर्म से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को मांगिए एंड आइडेंटिफाई क्या ऐसा कोई सर्कमस्टांस या रिलेशनशिप है जो इंडिपेंडेंस को इफेक्ट कर रहा है। इवेलुएट दैट इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन क्या ये हमारी इंडिपेंडेंस के लिए एक खतरा है, यदि हां तो उसको एलिमिनेट करिए या अपनी इनेबिलिटी बताइए टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट होगा, लॉ के हिसाब से बात करें तो 60 दिनों के अंदर अंदर इस शेयर होल्डिंग को अप टू 1 लाख फेस वैल्यू पर ले आओ। लेकिन अब 2-3 सेंटर वाले बोल रहे हैं सेल मत कराओ, उस ऑडिटर का, उस पार्टनर का डिवोर्स करा दो। ये कोई अच्छी बात है? हाँ, करनाल कह रहे हैं डिवोर्स दे दो। सिर्फ एक ऑडिट के लिए तुम्हारी मेंटेलिटी का पता चल रहा है, फ्यूचर में तुम्हारी पर्सनल लाइफ कैसे होने वाली है। बताओ करनाल, उज्जैन, ऐसा करोगे तुम? यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो बीवी तो और आ जाएगी, ऑडिट नहीं जानी चाहिए। ऑडिट भी बहुत मिल जाएंगी, कमाल करते हो। लिस्टेड क्लाइंट है, डिवोर्स में भी, हाँ ये हुई ना फरीदाबाद की बात। ये कहते हैं डिवोर्स तो दे देते बट कोई प्रॉब्लम आ गई, डिवोर्स में भी 6 महीने लग जाते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं।
कोटा, बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, कह रहे हैं डिपेंड अपॉन ऑडिट फीस। चलो समझ गए ना तुम। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। कोई नई ऑडिट मिले उसको एक्सेप्ट करने से पहले, पुरानी ऑडिट है उसको कंटिन्यू करने से पहले क्या मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक्सेप्टेंस के केस में बताओ जरा, एक्सेप्टेंस के केस में बताओ मेरा क्या प्रोसीजर होना चाहिए? जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ लिया है उन सबको पता है। जिन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की कुछ रिक्वायरमेंट बताओ। करनाल, बिल्कुल ठीक। प्रीवियस ऑडिटर की फीस पे होनी चाहिए अनडिस्प्यूटेड। प्रीवियस ऑडिटर से एनओसी लेना है, सेक्शन 139 एंड 140 की कंप्लायंस को चेक करना है। तो जो आपके प्रोसीजरल पार्ट हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के, आपको उन सारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है किसी भी नई रिलेशन को बनाने से पहले और पुरानी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से पहले। यू नीड टू परफॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स, जिसमें मैंने एग्जांपल ले लिया एनओसी का, अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस ऑफ प्रीडिसेसर ऑडिटर, इट शुड बी पेड, वो सारे प्रोसीजर, कम्युनिकेशन विद द प्रीडिसेसर ऑडिटर इन राइटिंग, एंड इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके देन यू नीड टू कंक्लूड मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट डिटरमाइन करिए। यदि आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली और आपको पता चलता है कि आपको ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, देन कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन प्रॉम्प्टली टू द फर्म। इफ एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट वुड हैव कॉज्ड द फर्म टू विथड्रॉ, कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऑनर मैनेजमेंट गवर्निंग बॉडी की ईमानदारी पर शक है। कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, आईटी सेक्टर की, एक्सपोर्ट में काम करती है, एक्सपोर्ट करती है सॉफ्टवेयर्स का। हमारी कोई नॉलेज नहीं है फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करने की, हमारी टीम की कंपिटेंसी भी नहीं है, हमारी टीम की कंपिटेंसी भी नहीं है। क्या हमें ऐसी ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए? वेदर वी शुड एक्सेप्ट सच ऑडिट जहां पर मेरी टीम की कंपिटेंसी ही ना हो? नो। कंपिटेंसी ऑफ एंगेजमेंट टीम टू परफॉर्म द ऑडिट एंगेजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कैपेबिलिटी, आपके पास समय है इस ऑडिट को करने का, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं इसको करने के, क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाओगे? और एनी अदर मैटर, एनी अदर सिग्निफिकेंट मैटर जो पिछले साल की ऑडिट के दौरान आपको मिला। से फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल की ऑडिट में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी और मैनेजमेंट ने हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं दी, इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिक्वेस्ट। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की बट दैट इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अस। क्या करें? करंट पीरियड में ऑडिट एक्सेप्ट करनी चाहिए? लास्ट ईयर की तो ऑडिट जैसे तैसे करके हमने कंप्लीट की, या करंट पीरियड में वी शुड कंटिन्यू विद दैट एंगेजमेंट? लड़ाई नहीं करनी, नहीं। टेक ए फर्म कमिटमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट दैट करंट ईयर में वो ऐसी प्रॉब्लम हमें नहीं आने देंगे। यदि मैनेजमेंट इस चीज के लिए तैयार है देन एक्सेप्ट द ऑडिट, अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। देन एंगेजमेंट टीम के काम को बांटो, एप्रोप्रिएटली डिवाइड करो एंगेजमेंट टीम के काम को, टू एंश्योर कि एंगेजमेंट टीम का जो काम होगा वो इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल, एथिकल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा, और जो ऑडिट रिपोर्ट इशू की जाएगी दैट इज एप्रोप्रिएट, जो मेरा एसए 220 का ऑब्जेक्टिव था। ये लाइनें आपको काफी जगह देखने को मिलेंगी, वही चीज यहां पर लिखी गई है। इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ऑडिट रिपोर्ट इज एप्रोप्रिएट। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, बड़े सिंपल से पॉइंट है। डायरेक्शन, आपको अपनी टीम के काम को डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। क्या आप मुझे एक बात बता पाएंगे,
आपके ऑफिस में आपके सीए ने आपको क्या डायरेक्शन दी थी कभी? क्या आपके काम को सुपरवाइज किया था कभी? क्या आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया था कभी? 2-3 सेंटर कह रहे हैं हां, बाकी कह रहे हैं ना। क्योंकि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से तो काम पकड़ा दिया जाता है और कह दिया जाता है कर लो, कुछ समझाया नहीं जाता कि कैसे आपको परफॉर्म करना है। मिक्स था, चलो। बट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स क्या कहता है कि आपको अपनी टीम को डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है एंड उसके काम को रिव्यू करने की जरूरत है। कभी कभार अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, रिव्यू क्या है? क्या हम डायरेक्टली जो काम एंगेजमेंट पार्टनर ने किया है, टीम ने, क्या मैं उस काम पर आंख बंद करके विश्वास कर लूं और रिपोर्ट बना दूं? बोलो जी, क्या टीम के द्वारा किए गए काम को आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए? नो। उन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया है, रिव्यू करिए। क्या उनका डॉक्यूमेंटेशन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है? आपको उनके काम को रिव्यू करना है। एंगेजमेंट टीम के काम को कौन रिव्यू करेगा? एंगेजमेंट पार्टनर। और देखो आगे, जो पूरी की पूरी टीम का काम है, पूरी की पूरी टीम का काम है, क्या इस सारे काम को एंगेजमेंट पार्टनर 2 भी रिव्यू करे? बताओ जरा। होमवर्क दे दूंगा, छोटे छोटे से टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ लो, 5 मिनट लगेंगे बस। बेटा 402 में बाद में कराऊंगा, 3402 के साथ भटिंडा। एक होता है सिंपल रिव्यू, जहां पर एंगेजमेंट टीम के काम को एंगेजमेंट पार्टनर चेक करता है। एक होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। एंगेजमेंट पार्टनर 1 के काम को एंगेजमेंट पार्टनर 2 चेक करता है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, वो पीयर रिव्यू अलग होता है रोहतक, वो एक आउटसाइडर करता है जो इंस्टीट्यूट के पैनल पर होता है, पीआरबी के पैनल पर चल रहा होता है, वो अलग कंसेप्ट है पीयर रिव्यू का। आपने अपनी फर्म में देखा है कि आपकी फर्म में 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर ने एक ऑडिट की, उसके काम को कोई दूसरा पार्टनर चेक कर रहा हो, उसके काम को कोई दूसरा पार्टनर चेक कर रहा हो। यस, रिव्यूअर कौन है? हमारी ही फर्म का दूसरा सीनियर पार्टनर, हमारी ही फर्म का दूसरा सीनियर पार्टनर। इसको बोला जाता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये रिव्यू लिस्टेड कंपनीज में तो मस्ट है, रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज के अंदर तो ये रिव्यू मस्ट है, जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे आप और मैं एक फर्म में पार्टनर हैं, आपने ऑडिट कर ली, डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा कर लिया और एक ओपिनियन बना ली, ड्राफ्ट कर ली, इशू नहीं की है, ड्राफ्ट की है, इशू नहीं की है, इशू नहीं की है। तो क्या मैं आपकी फर्म का दूसरा पार्टनर हूं, क्या मुझे देखना चाहिए कि आपने जो एविडेंस इकट्ठे किए हैं वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है? इन एविडेंसेस के बेस पर जो ओपिनियन आपने बनाई है वो एक एप्रोप्रिएट है? क्या आपने प्रॉपर कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट किए हैं? जो ओपिनियन आपने बनाई है, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, व्हाटएवर इट इज, वो ठीक है? क्या ऑडिट एविडेंस और कलेक्ट करने की जरूरत है? आपके द्वारा परफॉर्म किए गए प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट थे या नहीं थे? आई नीड टू चेक, मुझे इसको चेक करना चाहिए, मुझे इसको चेक करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये एक क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर का पार्ट है और इसके थ्रू आप अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले एक एंगेजमेंट पार्टनर ने टीम के काम को देखा कि क्या टीम ने इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड काम किया है। फिर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के काम को देखा, क्या स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हुई है,
क्या ऑडिट रिपोर्ट जो इशूड हुई है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। तो हमें इन चीजों को इंश्योर करना है एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। कोई आउटसाइडर कर सकता है, मे बी, लेकिन आप इस चीज को लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर पहले ही लिखेंगे। लेटर ऑफ एंगेजमेंट के अंदर आप इस चीज को पहले से मेंशन करके रखेंगे। इंडिविजुअल कर रहा है तो वही फरीदाबाद, आउटसाइडर से आप करा सकते हैं। वैसे इंडिविजुअल को लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट मिलती नहीं है, इंडिविजुअल को लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट मिलेगी नहीं। फिर इसमें कंसल्टेशन है, जहां पर भी कोई कॉम्प्लेक्स मैटर आ जाए तो एंगेजमेंट पार्टनर को अपनी टीम के दूसरे मेंबर से कंसल्ट करना चाहिए, दूसरे एंगेजमेंट पार्टनर से कंसल्ट करना चाहिए, आउटसाइड कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए वेयर एवर दीज आर रिक्वायर्ड। एंड लास्ट, जो भी आप काम कर रहे हैं हर उस काम का डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। रिव्यूअर को भी डॉक्यूमेंट करना है, एंगेजमेंट टीम को भी डॉक्यूमेंट करना है, राइट। तो ये अब आप पार्ट घर से पूरा एक बार स्टडी करेंगे। इसमें रिव्यू का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर केस स्टडी कई बार आ जाती है। एंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम में क्या डिफरेंस है? अच्छा, अब बताता हूं ग्वालियर एंगेजमेंट पार्टनर एंड टीम में। हाँ बेटा, लगभग खत्म हो गया, एक दो छोटे छोटे से पॉइंट हैं वो आप पढ़ लेंगे घर से। लर्न कौन सा टॉपिक करना है? लर्न वाले टॉपिक में एक तो क्लाइंट कंटिन्यूएशन का टॉपिक और दूसरा ये रिव्यू का टॉपिक। लालकोटी एमसीक्यू का सेशन बेटा नेक्स्ट, इस संडे तो नहीं, उससे नेक्स्ट संडे मैं कंडक्ट करूंगा। बाकी आपके कोई डाउट होते हैं, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे फोन पर डाउट ले ला करें। फोन पर आप मुझसे डाउट ले सकते हो, ट्यूसडे को, थर्सडे को, संडे को भी ले सकते हो, 10 बजे से 1 बजे तक, 10 AM to 1 PM, ठीक है। लाइव कब आएंगे? अब आपकी कल और परसों की जो क्लास है वो इन्हीं बेसिक स्टैंडर्ड की है, इसी सीरीज के। तो कल और परसों तो आपकी रिकॉर्डिंग है, संडे को नई सीरीज शुरू होगी, नई सीरीज जो आप पहली बार पढ़ेंगे, एंड दैट सीरीज इज 800। तो संडे तो मुझे लाइव आना ही आना पड़ेगा, नए स्टैंडर्ड आप पहली बार पढ़ेंगे 800 की सीरीज वाले। तो संडे को हम मुलाकात करेंगे। 701 कब होगा? 701 तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं आपको ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में, कंपनी ऑडिट के अंदर, ठीक है। हाउ टू रिवाइज ऑडिट, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब कभी नहीं मिल पाता। मैं आपको बता भी दूंगा बट आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। कंपनी ऑडिट नहीं की, कोई बात नहीं, हो जाएगी वो भी। SQC 1 हाँ लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है। 701 बेटा कंपनी ऑडिट में कराया तो है, ठीक है। बाकी आपके जो डाउट हैं फोन पर ट्यूसडे, थर्सडे, संडे 10 बजे से 1 बजे के बीच में ले लें। एमसीक्यू सेशन प्रयागराज मोस्ट प्रोबेबली अगले संडे, इस तो नहीं जो आएगा उससे अगले। हाँ, यमुनानगर एंगेजमेंट टीम और मेंबर में, एंगेजमेंट टीम होती है आर्टिकल असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट, सबको मिला करके जो बनाई जाती है। अहमदनगर बेटा चार्ट तो है, पहले बुक तो दे दो, बुक भी देंगे। बेंगलोर एमसीक्यू सेशन बेटा कितनी बार बताया, यूट्यूब पर आएंगे आएंगे आएंगे। कल की क्लास में 220 रिपीट नहीं होगा, कल की क्लास में चलेगा बेटा 230, 40 और 50, और परसों की क्लास में चलेगा 60, 65 और 99।
एमसीक्यू 205 समझ में नहीं आया, मुरादाबाद फोन पर लेना एमसीक्यू के डाउट, वैसे पूछ लूं देख लूं, अभी एक ही क्वेश्चन तो है आपका 205। दो सौ पांच दिखाओ जी। 205 कहता है फॉर ऑल ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेड इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स एनालिटिकल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू सम एक्सटेंट। सम बताओ मुरादाबाद, एनालिटिकल प्रोसीजर सम एक्सटेंट कुछ हद तक कौन सी स्टेज पर चलेंगे? कुछ हद तक एक स्टेज में डिटेल में चलते हैं, बाकी स्टेज में ये कुछ थोड़े थोड़े चलते हैं। अब शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुरादाबाद। दो स्टेज में ये थोड़े थोड़े चलते हैं और एक स्टेज में ये बहुत ज्यादा चलते हैं। बताओ मुरादाबाद, आ गया समझ में क्वेश्चन? सम एक्सटेंट प्लानिंग में सम चलता है, जी हां। रिव्यू में कम चलता है, जी हां। सब्सटेंटिव में कम, ना सब्सटेंटिव में तो डिटेल चलती है, सम नहीं चलता। मुरादाबाद, क्या आप प्लानिंग स्टेज में एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत डिटेल में अप्लाई कराओगे? अच्छा, आ गया समझ में, ठीक है, चलो ठीक। गिरीश पार्क, दिस ईयर एवरीवन हैज टू सेंड एंगेजमेंट लेटर एज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट हैज चेंज्ड। प्रैक्टिकली तो भेजना चाहिए, बट अब भेजता कौन है वो अलग बात है। रिवीजन नहीं हो रही, बुक लेट है। बेटा मैं कराता हूं बुक्स का मुझे लगता है आउट ऑफ स्टॉक हो गई दोबारा से। भवानीपुर, होली कब है? होली कब है? जल्दी आएगी बेटा, जल्दी आएगी, इसी महीने। एनालिटिकल प्रोसीजर तो जजमेंट है कितना यूज करें, बट थोड़ा तो हम देखते भी है ना जालंधर। सब्सटेंटिव में हम काफी डिटेल तक चले जाते हैं। सब्सटेंटिव में कंपनी ऑडिट एथिक्स का टेस्ट वो मैं बाद में लूंगा, पहले मैं स्टैंडर्ड का टेस्ट ले रहा हूं। नोएडा, रिवीजन का बता दो। अभी तो क्लास के साथ साथ जो जो हो रहा है वो पढ़ते चले जाओ, फिर बाद में बताऊंगा। 701 ड्यू है, कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा भीलवाड़ा, ड्यू है तो। स्टैंडर्ड की टेस्ट डेट संडे को बताऊंगा। अब छोड़ दीजिए, हाँ बिल्कुल, अब मैं छोड़ रहा हूं, बाय बाय, बंद करिए। ओके, आज की क्लास ओवर, गुड नाइट। कल और परसों आपकी रिकॉर्डिंग क्लास है और संडे मुलाकात करेंगे 800 सीरीज में। बाय बाय।